वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। जैसे इससे पहले टॉपिक करवाया था फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को और क्या बताया था आपको कि क्या बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, या और क्या बताया था, एक और पॉइंट आपको बताया था कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को मीट्रिक भी बोलते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में क्या फाइंड किया था, आर की लेंथ फाइंड की थी, और आर की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया था, एस से। तो लेंथ फाइंड की थी तो वैल्यू क्या आई थी, डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ई इंटू डी यू स्क्वेयर प्लस 2f इंटू डी यू डी वी प्लस जी इंटू डी वी स्क्वेयर। तो ये जो आर की लेंथ आई थी, ये जो वैल्यू आई राइट हैंड साइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म इन विच भी नो द वैल्यू ऑफ ई एफ एंड जी। तो ई एफ और जी की आपको वैल्यू पता, ये वैल्यू बताई थी। कैपिटल ई की वैल्यू क्या थी, r1 डॉट r1 इज़ r1 स्क्वेयर। एफ की वैल्यू क्या फाइंड की थी, r1 डॉट r2। और थर्ड है जी, जी की वैल्यू थी r2 डॉट r2 इज़ r2 स्क्वेयर। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड में तीन क्वांटिटीज़ आई थी हमारे पास, ई एफ और जी। तो इन तीनों की आपको वैल्यू बताई थी, और ये जो वैल्यू लिखी ई एफ और जी की, इसमें दो पोजीशन वेक्टर, दो वेक्टर हैं r1 और r2। तो r1 और r2 के बारे में बताया था आपको कि r1 क्या, r1 मीन्स r का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर या वेरिएबल। और r2 मीन्स r का डेरिवेटिव, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, मीन्स सेकंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर और सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। r आपको पता पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर या और क्या बताया, इसे सरफेस बोलते हैं भी, क्योंकि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड की थी सरफेस के ऊपर। तो ये आपको ऑलरेडी बताया कि सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करना, हमने सरफेस के रिप्रेजेंटेशन बताई है, r इज़ इक्वल टू r ऑफ u कॉमा b। तो ये आपको ऑलरेडी बताया, इन विच u एंड v आर कॉल्ड टू पैरामीटर, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टू पैरामीटर। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये आपको ऑलरेडी बताया ये। तो इस टॉपिक में क्या फाइंड करेंगे, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म भी आप विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आपको बताया। और एक और पॉइंट, ये कैसे फाइंड कैसे किया था, तो आपको ज्योमेट्रिकली पॉइंट बताया था। सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से फिर क्या फाइंड किया था, आर की लेंथ फाइंड की थी। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म भी कैन फाइंड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। और कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी वो सेम पॉइंट है। जैसे देखो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या, ई इंटू डी यू स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी इंटू डी वी स्क्वेयर। तो सिंपल है ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है। तो जब आप सेकंड फंडामेंटल फॉर्म फाइंड करोगे तो सिंपल है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में तीन क्वांटिटीज़ हैं, ई एफ और जी। और ई एफ और जी की जो वैल्यू है वो वैल्यू है r1 और r2, और r1 r2 है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड है। यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड या सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की। तो जब आप सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये जो तीन क्वांटिटीज़ आएंगी, सबसे पहले तो मैं इन तीन क्वांटिटी को रिप्लेस करूँगा अनदर तीन क्वांटिटी से, थ्री क्वांटिटी से। सबसे पहले ई है, तो ई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल एल से,
ई के बाद एफ है, एफ को रिप्लेस करूँगा कैपिटल एम से, और जी को रिप्लेस करूँगा मैं कैपिटल एन से। तो ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, ई, एफ और जी है। तो सबसे पहले मैं इन तीन क्वांटिटी को किससे रिप्लेस करूँगा, तीन अनदर क्वांटिटी से। तो वो तीन अनदर क्वांटिटी को कौन सी कंसिडर की, एल, एम और एन। तो जैसे मैं इन तीनों को अप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक अनदर क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म आएगी, कैपिटल एल इंटू डी यू स्क्वेयर प्लस 2m इंटू डी यू डी वी प्लस कैपिटल एन, जी को कैपिटल एन से, एन इंटू डी वी स्क्वेयर। दिस इज़ अ quadratic differential form in terms of du and dv. This is another quadratic differential form in du and dv. और ये जो तीन क्वांटिटीज़ आई, कौन सी तीन अनदर क्वांटिटीज़ आई, एल, एम, एन, दीज थ्री अनदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड और सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट। एल, एम, एन आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर। जैसे ई, एफ, जी को क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड बताया था, मीट्रिक भी बोलते हैं। ऐसे सेकंड ऑर्डर में एल, एम, एन को क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, या क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एल, एम, एन जो ये कोफिशिएंट है ये, ठीक है। एल जो कोफिशिएंट है वो डी यू स्क्वेयर का, एम कोफिशिएंट है डी यू डी वी का, एन कोफिशिएंट है डी वी स्क्वेयर का। तो इसे सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप, सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैं इन तीनों की क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड करूंगा। कौन सी तीन क्वांटिटीज़, ये सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड या इसे सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, एल, एम, एन को। तो मैं इन तीनों क्वांटिटीज़ की नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, वैल्यू फाइंड करूँगा। और इन तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर की बात की इसने भी। तो जब आप सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर के लिए, जैसे आपको फर्स्ट ऑर्डर में बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल फॉर्म या फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कैसे फाइंड की थी, उसके लिए क्या किया था, सबसे पहले आपने सरफेस कंसिडर किया था, पोजीशन वेक्टर। तो सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड या सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के लिए भी सबसे पहले आप एक सरफेस कंसिडर करोगे। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में ज्योमेट्रिकल पॉइंट बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में बताया, सपोज दिस इज़ अ सरफेस, ये देखो सरफेस कंसिडर कर लिया, सरफेस को ऐसे, या सरफेस की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताई है कि सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। सरफेस में क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ आपको पता यू वी क्या, ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं, ये सरफेस जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये सरफेस में क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या कंसिडर किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड। और आपको पता है सरफेस की डेफिनेशन में आपको बताया कि एक्स, वाई, जेड जो वो फंक्शन होते हैं इसके यू और वी के। ये एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ यू वी, वाई इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ यू वी, एंड जेड इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ यू वी। और एक्स, वाई, जेड किसके कंपोनेंट होते हैं, पोजीशन वेक्टर के। तो इसे कैसे लिखते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया, तो आप प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं। एक्स, वाई, जेड जो वो यू वी पर डिपेंड है, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ यू वी। दिस मीन्स दैट आर इज़ अ फंक्शन ऑफ यू एंड बी, आर डिपेंड्स ऑन दीज टू पैरामीटर। दिस मीन्स दैट दिस इज़ इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये जो सरफेस की इक्वेशन आई है किस फॉर्म में आई है, किस फॉर्म में, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो
तो सरफेस पर के ऊपर क्या किया मैंने, एक पॉइंट कंसिडर किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड। तो इससे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पी जो वो किसके ऊपर डिपेंड, यू वी के ऊपर डिपेंड है। ये आपको पता ही है, यू वी किसके कंपोनेंट है, आर के कंपोनेंट है। यहाँ सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड सेकंड फंडामेंटल की फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर मीन सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे। जैसे सेकंड के लिए तो सबसे पहले हमें फर्स्ट का ही पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। जैसे जब आप सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर करोगे तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। उस पॉइंट के ऊपर आप कई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ मैनी टेंजेंट्स ऑन दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस। तो सपोज़ अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इस सरफेस को आप, इस प्लेन को आप टेंजेंट प्लेन भी बोल सकते हैं। दिस इज़ अ टेंजेंट प्लेन। और इस टेंजेंट प्लेन, क्योंकि इस पॉइंट पर मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इस टेंजेंट के अलॉन्ग सबसे पहले मैंने पोजीशन वेक्टर क्या कंसिडर किया, r1। दिस r1 बी अ वेक्टर अलॉन्ग अ टेंजेंट लाइन। r1 मीन्स r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल u। ऐसे आप r2 is also, this is another vector, another position vector along this tangent line with respect to this surface। ये तो हो गई फर्स्ट ऑर्डर की बात। अब सेकंड ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट, along the tangent with respect to given surface। तो सेकंड डेरिवेटिव तो आपको ऑलरेडी बताएं कि जैसे सरफेस दी है, आपको ये फंक्शन दिया, तो इस फंक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर कितने डिफाइन कर सकते हैं वो आपको पहले बताया। जैसे r1 का आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मीन्स पोजीशन वेक्टर का सरफेस को आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, क्या लिखेंगे, r1 क्या लिखेंगे, r11 लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर आ गया विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल। ऐसे और भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप r1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करोगे तो एक और वेक्टर आ जाएगा टेंजेंट के अलॉन्ग, उसे आप r12 या r21। अगर आप r2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो r21 आएगा। एक और, अगर आप r2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल v तो r2 की जगह क्या लिखेंगे आप, r22। तो कितने वेक्टर आ गए, मतलब 3 आ गए। और सेकंड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर कितने आ गए, 3, वैसे 4 हैं पर 3, r11 r12 या r21 और थर्ड क्या r22। तो ये 3 वेक्टर आ गए। 3 वेक्टर जो हैं वो टेंजेंट के अलॉन्ग है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने सरफेस पर कोई लाइन ड्रॉ की तो उसकी डायरेक्शन भी है, तो उसके अलॉन्ग ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन तो होगी। तो डायरेक्शन के लिए क्या किया मैंने, एक यूनिट वेक्टर कंसिडर किया, दिस कैपिटल N। ये देखो यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल N से। दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस यूनिट वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि ये जो वेक्टर कंसिडर किया, ये वेक्टर जो वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर कंसिडर किया, ये जो यूनिट वेक्टर कंसिडर किया, ये सरफेस के ऊपर क्या, ये परपेंडिकुलर है ये। तो इसे आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं कि दिस कैपिटल N बी यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस r is equal to r of u comma v। This is N be a unit normal vector to surface at a point P, at a point P। तो सिंपल पॉइंट है ये N क्या, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसे परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल है, तो इसे आप लिख सकते हैं पॉइंट है कि दिस कैपिटल N बी अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। और सरफेस तो आपको पता है सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया ये, टू द सरफेस एट गिवन पॉइंट। और गिवन पॉइंट या पॉइंट क्या कंसिडर किया, पॉइंट है P, पॉइंट है P ऑफ u कोमा P। और सरफेस तो आपको पता है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट u भी इसके कंपोनेंट है, ये पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट है।
तो सिंपल है, ये जो कितने वेक्टर हैं मेरे पास, देखो R1 है, R2 है, R11, R12 या R21, R22, ये सारे जितने भी वेक्टर हैं ये किसके अलोंग है, ये टेंजेंट के अलोंग है भाई, ये टेंजेंट के अलोंग है सरफेस के ऊपर। और तो नेक्स्ट स्टेप में क्या पॉइंट क्या बताया कि फाइंड क्या करना हमने, सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, इन तीन क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड करनी। और इन तीन क्वांटिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन फाइंड, with the help of these geometrical representation we can find the value of capital L first quantities, capital M second quantity and capital N थर्ड क्वांटिटी। और कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, R11, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर की बात की है, LMN जो सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है, तो सेकंड ऑर्डर यहाँ पर R11, R12 या R21 या R2। तो मैं इन तीनों सेकंड ऑर्डर के क्या फाइंड करूँगा, रिजॉल्व्ड पार्ट्स फाइंड करूँगा। और कैसे फाइंड करूँगा, अलोंग दिस यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फाइंड कर रहा हूँ R11 resolved part of R11, okay, we can find resolved part of these three vector R11, R12 या R21 या और थर्ड है R22 along this surface or we can say that along surface normal, जैसे आपको पॉइंट बताया। तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड कर रहा हूँ रिजॉल्व्ड पार्ट R11 का। तो R11 का रिजॉल्व्ड पार्ट कैसे फाइंड करूँगा, अलोंग दिस नॉर्मल N डॉट R11, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N डॉट R11, N क्या, दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस। जिस सरफेस में ये तीन वेक्टर, तीन सेकंड ऑर्डर कंसिडर किए हैं, तीन वेक्टर कंसिडर किए हैं, उसी सरफेस में ये एन क्या नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग मैं इन तीनों वेक्टर की क्या फाइंड करूंगा, वैल्यू फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट R11, तो R11 का रिजॉल्व पार्ट क्या आएगा, N डॉट R11 या R11 डॉट N भी लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू आई इसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल L से। ऐसे आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे R12 या R21, तो और कैसे फाइंड करेंगे, अलोंग दिस नॉर्मल। तो R12 मीन्स N डॉट R12 या इसे आप N डॉट R12 भी लिख सकते हैं, और इसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा किससे, कैपिटल M से। और थर्ड क्या, वेक्टर R22, तो इस वेक्टर का रिजॉल्व्ड पार्ट क्या आएगा, N डॉट R22 और इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। ध्यान रखना ये जो N है, ये जो N लिखा, ये क्या, वैसे ये दोनों सेम वैल्यू आ गई, ये है यूनिट नॉर्मल, ये तो आपको बता दिया, दिस इज़ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू गिवन सरफेस। और ये क्या, ये कैपिटल N क्या, दिस इज़ सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना ये सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है, इसे आप डिनोट भी कर सकते हैं, डिफाइन अलग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इसे आप। तो ये सिंपल है पॉइंट, ये दीज आर द रिजॉल्व्ड पार्ट्स। तो सिंपल पॉइंट है R11, R12 और या R12 या R22 की आपको वैल्यू तो ये तो ऑलरेडी बताई है। जैसे सरफेस क्या, सरफेस की रिप्रेजेंटेशन ये है। अब देखो जैसे आप सबसे पहले R1 फाइंड करेंगे, तो R1 मीन्स R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U है। अब देखो R11 फाइंड करना, तो आप इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू U, विद रिस्पेक्ट टू U डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल ओवर कर्ल U ऑफ कर्ल R ओवर कर्ल U। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर R ओवर कर्ल U स्क्वायर। इसे आप डिनोट करेंगे R11 से, क्योंकि सेम इंडिपेंडेंट पैरामीटर अप्लाई किया। ऐसे आप R1 का डेरिवेटिव, R1 मीन्स इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू V। सपोज अगर आप विद रिस्पेक्ट टू V फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर R ओवर कर्ल V कर्ल U, कर्ल V कर्ल U। तो इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले VRN, तो V के लिए नोट सफिक्स 2 अप्लाई कर रहे हैं, U के लिए 1 अप्लाई कर रहे हैं, आपको पहले बताया। तो इसे आप लिखेंगे V पहले, तो ये आएगा R21,
टू 1, v के लिए 2 सफिक्स यूज़ किया है, क्योंकि जब आप r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करेंगे तो उसे r1 से डिनोट किया। अब और v तो आपको बताया पहले, तो मैं चलो v भी लिख देता हूँ। जब आप r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करोगे ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करेंगे तो इससे आप क्या बताया था, r2 से रिप्रेजेंट करना या rb से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू v, तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वेयर r ओवर कर्ल v स्क्वेयर। तो r2 को क्या लिखेंगे, क्योंकि दोबारा डिफ्रेंशिएट किया r2 टू। अगर आप r2 का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल ओवर कर्ल u ऑफ कर्ल r ओवर कर्ल v। तो आ गया कर्ल स्क्वेयर r ओवर कर्ल u कर्ल v। सबसे पहले u आ रहा है, r1 हो गया, बाद में v है, ये देखो ये r21 आ गया, ये r12 है ये, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं, ये देखो ये r11 आ गया, ये r12 r21 और ये r22 है, तो ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड क्या होता है, एल एम एन, और एल एम एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू आपको बता दी बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूला। जैसे फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड में एक रिलेशन फाइंड किया था ई एफ जी और एच के बीच एक रिलेशन फाइंड किया था। वो रिलेशन क्या था, ई जी माइनस एफ स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि कैपिटल एन की वैल्यू कैसे, क्योंकि एल एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो R11 R12 या R21 है, ये R11 R12 R21 या R22, ये तो वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, पर साथ में कैपिटल एन है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू गिवन सरफेस। तो इस कैपिटल एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट पे, ये भी पॉइंट बताएंगे। अगर सपोज कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड, चलो मैं पॉइंट बताता हूँ पहले ही। जैसे सब कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सरफेस में जैसे देखो आपके पास दो वेक्टर हैं, सरफेस में दो वेक्टर हैं, कौन से, वो दो वेक्टर R1 और R2 हैं ये। तो जिस सरफेस में ये दो वेक्टर हैं उसी सरफेस में ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये जो ये n जो है ये नॉर्मल जो वो उसी सरफेस में, मीन्स ये n जो है वो R1 और R2 या सरफेस के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है ये। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना ये कि जिस सरफेस में R1 R2 लाई कर रहा है उसी सरफेस में n जो वो क्या नॉर्मल है। एंड व्हेन वी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, बोले जब आप R1 और R2 की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, तो ये इसी सरफेस में इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो वो इसी सरफेस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी भी, नॉर्मल होगी भी। ध्यान रखना पॉइंट ये, जिस सरफेस में R1 और R2 लाई कर रहे हैं ना, गिवन सरफेस में देखो R1 R2 ये दोनों पोजीशन वेक्टर या दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, उसी सरफेस में ये यूनिट नॉर्मल है, उसी सरफेस में ये जो वेक्टर ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर है ये। अगर आप R1 और R2 की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, तो इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो वो इसी सरफेस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आप कैपिटल एन की मतलब यूनिट नॉर्मल की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर की आप विद रिस्पेक्ट टू गिवन सरफेस जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, R1 क्रॉस R2 ओवर R1 क्रॉस R2, क्योंकि एन क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट है ये। अब जब ये यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको पता, जब आप इन दो वेक्टर की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ज्योमेट्रिकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जब आप R1 और R2 की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो वो इसी सरफेस में क्या होगी, नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यूनिट वेक्टर का फार्मूला तो आपको पता ही है, वेक्टर क्या, R1 क्रॉस R2 और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अब देखो ये भी आपको पॉइंट बताया भी, ये पॉइंट भी बताया आपको फर्स्ट ऑर्डर इसमें पॉइंट बताया था, रिलेशन में बताया था
फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड के रिलेशन में बताया था आपको ये कि R1 क्रॉस R2 को किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल H से डिनोट किया था, अगर आपको याद है। तो इससे कैपिटल H से डिनोट करेंगे तो कैपिटल N की देखो वैल्यू क्या आएगी, R1 क्रॉस R2 ओवर कैपिटल H। तो आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर की आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और ये मैं रिलेशन का पॉइंट बता रहा था कि ये रिलेशन डिफाइन किया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में, फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड में, ये आपको एक रिलेशन बताया था। तो आप सेकंड ऑर्डर के लिए भी, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के लिए भी, या सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड के लिए भी आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ई को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल एल से, एफ को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एम से, जी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एन से। और एक और कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन में फर्स्ट और फंडामेंटल फॉर्म में एक और कंसिडर किया था क्वांटिटी कैपिटल एच, और यहाँ मैं वो अनदर क्वांटिटी कंसिडर कर रहा हूँ कैपिटल टी। तो रिलेशन क्या आएगा फिर हमारे पास, कैपिटल ई को एल से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये एल आएगा, जी को एन से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये कैपिटल एन आएगा, माइनस, और एफ को एम से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आएगा एम स्क्वेयर, और कैपिटल एच को टी से, ये देखो। तो क्या रिलेशन सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में क्या रिलेशन आया, एल एन माइनस एम स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल एम एन एंड टी इन सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। तो सिंपल पॉइंट है। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एल एम एन की जो वैल्यू लिखी, जैसे यहाँ आपको पॉइंट बताया कि R1 तीन वेक्टर आपके पास फर्स्ट है, सेकंड ऑर्डर में तीन वेक्टर आपके पास फर्स्ट है R11, सेकंड है R12 या R21, दोनों वैल्यू सेम होती हैं ये, और थर्ड वेक्टर R22। तो मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताया कि मैं R11 फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर के क्या फाइंड कर रहा हूँ, ये रिजॉल्व्ड पार्ट्स। रिजॉल्व क्या फाइंड किया, ये रिजॉल्व्ड पार्ट्स फाइंड किया। ये रिजॉल्व्ड पार्ट्स मीन्स प्रोजेक्शन है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन जो है वो +1 +2 में पढ़ते हैं भी, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का टॉपिक सिंपल है, तो मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको प्रोजेक्शन का बताता हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसे तो आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा ये कि R1, यहाँ मैंने आपको बताया कि मैं तीन वेक्टर के रिजॉल्व्ड पार्ट्स लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वेक्टर का रिजॉल्व्ड पार्ट्स अलोंग दिस नॉर्मल क्या आया, डॉट प्रोडक्ट फाइंड की, नॉर्मल के साथ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, उसे किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एल से। सेकंड वेक्टर की भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड की यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ, उसे किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एम से। ऐसे थर्ड वेक्टर का भी रिजॉल्व्ड पार्ट्स फाइंड किया अलोंग दिस नॉर्मल, और उसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया। और ये जो रिजॉल्व्ड पार्ट्स फाइंड किया इसे प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्शन का पॉइंट बताता हूँ, ये तो ये ईजी हो जाएगा टॉपिक। ये प्रोजेक्शन +2 में ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर हैं भी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और क्या फाइंड करना, मैंने प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन को दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या वेक्टर बी ऑन ए। तो ये फाइंड कर सकते हैं, ये +2 लेवल में पढ़ा आपने भी। जैसे सपोज दो वेक्टर आपके पास में, दो वेक्टर कंसिडर करता हूँ। सपोज ये वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसे ए से, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं सपोज बी, ए सी, और यहाँ पॉइंट में भी कंसिडर कर लेता हूँ सपोज। तो ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है भी, और इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड, सपोज अगर मैं फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो ये फर्स्ट वेक्टर की क्या आएगी, लेंथ आ जाएगी। अगर मैं सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो सेकंड वेक्टर की लेंथ डिफाइन कर सकते हैं आप, लेंथ फाइंड कर सकते भी। इन दो वेक्टर के बीच एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया, मैंने थीटा से। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर क्या बी है। फाइंड क्या करना मैंने आप फाइंड करना मैं फाइंड करना प्रोजेक्शन फाइंड करनी भी, ठीक है। वी कैन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या बी ऑन ए। तो ये प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है,
जैसे आपको पता प्रोजेक्शन का अर्थ क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन मीन्स जैसे वो छाया, सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड वेक्टर है, सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड वेक्टर है, तो मैं फर्स्ट वेक्टर की सपोज प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ऑन सेकंड वेक्टर, तो कैसे फाइंड करूँगा, तो इसे आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो वो टॉर्च है, टॉर्च से जब आप लाइट ग्लो करेंगे तो इस वेक्टर की फर्स्ट वेक्टर की प्रोजेक्शन कैसे आएगी, तो वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखो प्रोजेक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में इसे मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दी और इस पॉइंट को मैंने बी से, वेक्टर को आप ए भी लिख दो, चाहे यहाँ पॉइंट लिख दो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी, यहाँ इसे मैं अनदर कोई और पॉइंट लिख सकता हूँ, डी ई कोई भी पॉइंट लिखा जा सकता है ये। अब देखो प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करनी, तो मैं प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट सेकंड लिखा है, तो ये कोई बात नहीं है, चाहे आप इसे ए वेक्टर ए लिख दो, चाहे आप इसे वेक्टर बी लिख दो, वो एक ही बात, चाहे आप इसे फर्स्ट वेक्टर बोल दो, चाहे आप इसे फर्स्ट वेक्टर बोल दो, वो एक ही बात है ये। तो मैं फाइंड करूँगा ए बी मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए बी मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए बी फाइंड करना मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और ये कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मैं वेक्टर ए लिखा इसे फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर, वेक्टर ए ऑन बी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या किया मैंने यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया, थीटा से। सपोज अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बी ओवर एच। अच्छा बेस क्या, इसमें बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या ए सी। फाइंड क्या करना मैंने, ए बी फाइंड करना, ए बी मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन बी, फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर। तो ए बी फाइंड करना, तो ए बी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अभी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, ए बी ओवर ए सी ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी इंटू कॉस थीटा। अब देखो ए सी क्या, ए सी को मैंने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट वेक्टर से, ये वेक्टर ए है, सपोज देखो ये वेक्टर ए है, ए सी क्या ये वेक्टर ए है, ए सी क्या, वेक्टर ए की लेंथ है, फर्स्ट वेक्टर की लेंथ है, तो लेंथ को आप लेंथ के लिए क्या करोगे, आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ये आपको पता ही है, तो मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि जब आप इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या, वेक्टर ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। तो देखो ए के साथ ए मैग्नीट्यूड ए कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ ए कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है, वेक्टर ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो यहाँ आप पॉइंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सेम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ना आप, तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यहाँ जो यूनिट वेक्टर है इसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल एन से, इसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और यहाँ यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को कैपिटल एन से, तो मैं इसे स्मॉल एन से नहीं, क्योंकि आपको पता है यूनिट वेक्टर को स्मॉल एन से, जैसे आप डेफिनेशन में आपने पढ़ा ये, तो पर यहाँ मैं इस यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करूँगा, कैपिटल एन से। तो देखो ये वैल्यू प्रोजेक्शन फाइंड किया है मैंने ये, तो इसे देखो ये इस प्रोजेक्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डॉट एन, वेक्टर ए डॉट एन। तो ये क्या फाइंड किया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर, एंड दिस इज ऑफ व्हाट टाइप, दिस इज रिजॉल्व्ड पार्ट्स। देखो रिजॉल्व्ड पार्ट्स फॉर्म है, जैसे आप तीन वेक्टर हमारे पास बताया आपको अभी, तीन वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर r11, सेकंड वेक्टर क्या था r12 या r21, और थर्ड वेक्टर क्या इन तीनों को क्या फाइंड किया, रिजॉल्व्ड पार्ट। फर्स्ट वेक्टर का रिजॉल्व्ड पार्ट क्या लिखा,
वेक्टर का क्या फाइंड किया, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ। ये देखो ये क्या है, ये वेक्टर, और ये क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। क्या फाइंड कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, मतलब देखो ये प्रोजेक्शन है ये। तो सिंपल टॉपिक है ये। तो अगर आपको प्रोजेक्शन का पता तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो तीनों वेक्टर की रिजॉल्व्ड पार्ट्स फाइंड कर रहे हैं, ये प्रोजेक्शन डिफाइन कर रहे हैं आप। तो सिंपल टॉपिक था ये, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पता तो आप फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की हेल्प से आप सेकंड फंडामेंटल फॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे बताया कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में एक रिलेशन भी फाइंड किया था, तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में भी आप देखो फर्स्ट की हेल्प से आप सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि कैपिटल एन की यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो ये ध्यान रखना, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये प्रोजेक्शन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आप फर्स्ट वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन सेकंड वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू आ गई, ऐसे आप सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन फर्स्ट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल फार्मूला ये ड्राइव कर सकते हैं भैया। थैंक यू।